हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो घटना चक्र वाली बुक होती है उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि है सतत आर्थिक विकास यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सतत यानी सस्टेनेबल, इसको हम लोग कंटिन्यूअस भी कहते हैं बट बेसिकली इसे सस्टेनेबल कहते हैं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की शक्तिहीन के सहन शक्ति के अनुसार, सॉरी शक्तिहीन बोल रहा हूँ, सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। यह अवधारणा 1960 के दशक में तब विकसित हुई थी जब लोग औद्योगिकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों से अवगत हुए थे। यानी कि जितना धरती बर्दाश्त कर सकती है आप उसी के हिसाब से विकास की बात करें। ये 1960 में ये बात आई थी क्योंकि उसी टाइम पे लोगों को पता चला कि भैया इकोनॉमी हमारे एनवायरनमेंट में कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का यानी औद्योगिकरण का। सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत वर्ष 1962 में जब वैज्ञानिक रॉकल कॉर्सन की बुक द साइलेंट स्प्रिंग नाम की उन्होंने बुक लिखी थी तो उसके साथ हुई थी। यह पुस्तक जो है बात करती है किसके बारे में, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के बारे में, यानी इन तीनों के बीच में क्या करती है, संबंधों को बताती है। ओके। और ये इसके लिए एक माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित हुई। वर्ष 1968 में जीव विज्ञान शास्त्री पॉल एलरिच ने अपनी एक बुक लिखी थी पॉपुलेशन बम, जिसमें मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन और पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला गया। ओके। तो चलिए अब जरा हम लोग इसके विकास के बारे में, अर्थ के बारे में और परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं कि सतत विकास का अर्थ क्या है और परिभाषाएं क्या है। स्थायी विकास, सतत विकास को हम लोग स्थायी विकास भी कहते हैं, का अभिप्राय आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना है। सततशीलता शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किस हिसाब से? सततशीलता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे। ठीक है, सिंपल। सेकंड, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से हो जिससे पर्यावरणीय असंतुलन ना हो तथा प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण ना हो। तो ये दोनों पॉइंट मिलकर के किसको परिभाषित करते हैं? सततशीलता को परिभाषित करते हैं। सतत विकास की अवधारणा आर्थिक विकास नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के विरुद्ध चलने वाली विकास नीतियों में बदलाव लाना है। सतत विकास को सबसे अच्छी परिभाषा बेंटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर, ये आवर होना चाहिए एक्चुअली, ओवर नहीं होना चाहिए, आवर दे रखा है, ये आवर है, आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में दी थी। उसने सतत विकास को ऐसा विकास कहा था जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना समझौता किए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी करता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि विकास हमारी आज की जरूरतों को पूरा करे, साथ ही आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी अनदेखा ना करे। अब देखिए, कोई भी चीज होती है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, तो जरा उद्देश्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सतत विकास के लिए कुछ दूरगामी तथा व्यापक उद्देश्य है जो जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त है। ये उद्देश्य शोषणकारी मानसिकता की जंजीरों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति हेतु ऐसा अधिकार पक्ष है जिन्होंने राष्ट्र की जैव संपदा को नष्ट होने से बचाया है। जैव संपदा यानी कि बायो रिसोर्सेस, बायो असेट्स कह सकते हो। ठीक है, संक्षेप में यह उद्देश्य निम्न है: पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना, ऐसी नई वैज्ञानिक तकनीकों का खोज हो जिससे प्रकृति के नियमों के अनुरूप किया जा सके, कार्य किया जा सके। ऐसा ना हो कि प्रकृति के खिलाफ जाके काम करने की कोशिश करो। विविधता की रक्षा करना और विकास की नीतियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, शासन की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना और अधिक लचीला, पारदर्शी और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना। ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना जो निर्धन देशों की आवश्यकताओं को समझकर बिना उनके पर्यावरण को नष्ट पहुंचाए उनके विकास में मदद करे। अधिकांश लोगों के जीवन स्तर को समानता और न्याय के अनुरूप बनाना। और लास्ट है, विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ाना, यानी कॉर्पोरेशन को बढ़ाना, क्योंकि केवल शांति ही मानवता के व्यापक हितों की रक्षा सुनिश्चित कर सकती है। सतत विकास का मूल्य आधारित अवधारणा है जो परस्पर सह अस्तित्व तथा सभी के लिए समान जैसे आदर्शों की मांग करता है। यह एक निरंतर विकास प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय घटकों के सामंजस्य पर
आधारित है। ओके, तो चलिए ये हुए हमारे नोट्स। अब जरा हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। इस चैप्टर में कम ही क्वेश्चन, आई थिंक 20 क्वेश्चन ही है, तो ये छोटा चैप्टर है हमारे लिए, फटाफट आज एक ही वीडियो में निपटा लेते हैं। पोषकीय यानी कि सस्टेनेबल, सतत हो, स्थायी हो, पोषकीय हो, सबका मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल। पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है मुख्य उद्देश्य? पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, कि सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना, यानी हमें संस्कृति को बिगाड़ना नहीं है। अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल पर्यटन यानी पोषकीय पर्यटन के मुख्य उद्देश्यों की बात करते हैं, तो सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन एवं पर्यावरण का प्रबंधन करना। UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोषकीय पर्यटन हेतु 12 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया, जो है आर्थिक व्यवहार्यता यानी इकोनॉमिक वायबिलिटी, स्थानीय समृद्धि यानी लोकल प्रोस्पेरिटी, रोजगार की गुणवत्ता यानी एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी, सामाजिक समानता यानी सोशल इक्विटी, आगंतुक पूर्ति यानी कि विजिटर फुलफिलमेंट, स्थानीय नियंत्रण यानी लोकल कंट्रोल, सामुदायिक भलाई यानी कम्युनिटी वेलबींग, सांस्कृतिक समृद्धि यानी कल्चरल रिचेस, भौतिक अखंडता फिजिकल इंटीग्रिटी, जैविक विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, संसाधन दक्षता रिसोर्सेज एफिशिएंसी एंड पर्यावरणीय शुद्धता यानी इन्वायरमेंटल प्योरिटी। ये 12 लक्ष्य है जो कि UNWTO ने क्या किए हैं, हमें बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 19-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? 19-20 में उत्तर प्रदेश क्या है? एक आकांक्षी एस्पिरेंट है, अच्छा प्रदर्शक परफॉर्मर है, अग्रणी फ्रंट रनर है, या फिर लक्ष्य प्राप्त करता अचीवर है? तो ये क्या बताया गया है? बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ये एक अच्छा परफॉर्मर है। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार सस्टेनेबल विकास लक्ष्यों डेवलपमेंट के गोल्स के लिए क्या बोला गया है? दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 19-20 में उत्तर प्रदेश को अच्छा प्रदर्शन यानी परफॉर्मर की श्रेणी में शामिल है। यह सूचकांक राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल का प्रथम स्थान रहा है। तो केरल हमारा फर्स्ट है, ये अच्छा है, परफॉर्मर है, लेकिन ये कौन से नंबर पर है ये क्लियर नहीं बताया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास का मतलब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही होता है, लक्ष्य सूचकांक 19-20 में शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? शीर्ष 5 राज्यों में ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा गुजरात, ए हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि दे भी रखा है। 30 दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य जारी किया गया, भारत सूचकांक जारी किया गया है, इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल का सबसे पहला है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा आंध्र प्रदेश है, चौथा तमिलनाडु है और पांचवा तेलंगाना है। तो कौन सा नहीं है? गुजरात नहीं है, तो इसीलिए गुजरात हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक हमारा कथन है और एक उसका रीजन है, कारण है। कथन और कारण देखते हैं। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ओके, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों को की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करता है। ठीक है, हमारे ऑप्शन दे रखे हैं कि भैया ए और आर दोनों करेक्ट है और आर जो है ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी आर जो कथन ए का सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है पर आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है आर गलत है, चौथा ऑप्शन है ए गलत है आर सही है। तो देखो सतत विकास हमारे लिए जरूरी है, ये तो करेक्ट है ही, और इसकी डेफिनेशन भी सही है, और ये एक्सप्लेन किसको कर रहा है? सतत विकास को ही कर रहा है, तो इसीलिए ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी ये दोनों ही सही है और आर जो है यानी कारण जो है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन सही व्याख्या है। जरा नीचे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट दैट इज WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे
ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को बिना प्रभावित किए वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करता है। यानी कि वर्तमान के प्रेजेंट के सारे वो पूरे करता है और फ्यूचर के लिए भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्यूचर भी सिक्योर, प्रेजेंट भी सिक्योर। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य सभी तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक परिस्थितिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृढ़ की जा सके। इस प्रकार प्रश्नगत कथन में कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। क्लियर, समझ आ गया क्यों है? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? निम्न में से कौन सी अवधारणा है? ये आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक विकास है, संपोषणीय विकास है या मानव विकास है? तो इस चैप्टर में एक और नाम आपको दिया जा रहा है, संपोषणीय विकास। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही कहलाता है। तो आपने देखा कि सतत विकास है, पोषणीय विकास है, स्थायी विकास है, धारणीय विकास है, संपोषणीय विकास है। सबका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है, सारे नामों का। सी हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि चैप्टर ही इसी के बारे में। संपोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का प्रारंभ 1962 में हुआ था, जो कि हमने ऊपर पढ़ा भी था कि रेचल कॉर्सन की एक बुक थी साइलेंट स्प्रिंग, उसमें उन्होंने बात की थी। फिर 1968 में पॉल इलरिच की बुक द पॉपुलेशन बम आई थी। लेकिन इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास जो है वो 1987 में ब्रंटलैंड आयोग की बुक जिसका नाम था हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर के साथ हुआ। संपोषणीय विकास संसाधनों के उपयोग का एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो सके, यानी वो बिल्कुल कम वेस्ट हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो 6 की बात करते हैं पहले। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिक्षेप्य की धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? सामाजिक न्याय एवं शक्तिकरण, समावेशी विकास, वैश्वीकरण या धारण क्षमता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो धारण क्षमता। धारणीय विकास का जो ये फॉर्मूला है, ये जो डेफिनेशन है, धारण क्षमता से जुड़ी हुई है। धारण क्षमता या वहन क्षमता का तात्पर्य किसी विशेष संसाधन द्वारा अपने भीतर जीवों की अधिकतम संख्या को बनाए रखने की क्षमता से है। अतः इसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं को पारिस्थितिक तंत्र के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर पूरा किया जाता है। यानी धारणा क्षमता का मतलब ये है कि भैया आप जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करो लेकिन भविष्य को नुकसान ना पहुंचाओ। ठीक है। सतत विकास का आधार क्या है? सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग बार बार सतत विकास में किसको, संसाधन को बचाने की बात कर रहे हैं, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण है। जरा पढ़ लेते हैं। सतत विकास की अवधारणा सेम वही एक्सप्लेनेशन है जो हमने ऊपर पढ़ी है कि 1962 में रेचल कॉर्सन की बुक साइलेंट स्प्रिंग में आई थी, फिर 1968 में पॉल इलरिच की बुक द पॉपुलेशन बम आई थी, लेकिन 1987 में जो ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट आई थी वो जो थी आवर कॉमन फ्यूचर, उसके अंदर बताया गया था कि एक आदर्श मॉडल है, इसको आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो। तो हम किसकी बात करें? पर्यावरण की बात करें तो ये पर्यावरण के ऊपर ही बात करता है। क्लियर। सतत सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय क्या? डेफिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास या कृषि विकास। तो हमने पूरे चैप्टर में नोट्स में इन दोनों पॉइंट्स के बारे में तो कहीं पढ़ा ही नहीं, तो ये दोनों सीधे ही सीधे गलत हो गए। वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, केवल तो हमने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान और भविष्य हम दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता को दर्शाता है?
प्राकृतिक संसाधनों के लिए, भौतिक संसाधनों के लिए, औद्योगिक संसाधनों के लिए, सामाजिक संसाधनों के लिए। तो हमने जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है, हर जगह हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राकृतिक, प्राकृतिक, हर जगह हम प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों के अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जा सकता है? जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात यानी लिटरेट लोगों का अनुपात, इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचनाओं एवं मशीनों का स्टॉक, कार्यशील आयु समूह जनसंख्या का अमाप, या फिर समाज के आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। तो जो सोशल कैपिटल होता है वो समाज से रिलेटेड होगा, तो समाज के आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर ये हमारा होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या बात है। सामाजिक पूंजी का अर्थ समाज के लोगों के बीच साझी पहचान की भावना, यानी कि सब लोग एक दूसरे को जान पहचान करते हो, एक दूसरे पर विश्वास करते हो, सबके मूल्य सेम हो, यानी सब एक जैसी चीजों के लिए चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, परस्पर सहयोग हो, कॉर्पोरेट हो, एक साझी समझ हो, यानी कि समाज तो तभी बनेगा ना जबकि सबकी समझ अच्छी रहे, और अंतर व्यक्तिक संबंध हो, यानी सबका आपस में अच्छा संबंध हो, ये सामाजिक पूंजी कहलाती है। तो सामाजिक पूंजी का मतलब ये है अपने आस पड़ोस के लोगों के, समाज के लोगों के साथ जुड़ करके रहना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है, यानी ये कहां पर है? नीम राणा जो है ये आर्थिक विकास का जो मॉडल है कहां पर है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो ये है राजस्थान में। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। नीम राणा राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित अवस्थित है। यहाँ पर किए गए लगभग सभी विकास कार्य टिकाऊ आर्थिक विकास के मॉडल पर आधारित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण को बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। तो आर्थिक विकास हो रहा है क्या? देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि हो पाए। ओके, गोचर धन का संचय हो पाए, अगोचर धन का संचय हो पाए। गोचर तो वो है ना एक जगह से जो दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है, अगोचर जो ट्रांसफर नहीं हो सकती। क्लियर, यही होता है ना। तो देखो, सिर्फ पूंजी की अगर आप बात करते हो तो ये हमारे विकास को नहीं दर्शा सकता, हमें ज्ञान और कौशल चाहिए। तो हमारा सेकंड और फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो, मानव पूंजी निर्माण अगर आप लोगों ने मानव पूंजी निर्माण का मतलब ये होता है कि एक देश में पढ़े लिखे स्किल्ड लोगों की संख्या, लोगों की जो संख्या उसको बढ़ाना। तो मानव पूंजी निर्माण का तात्पर्य देश में लोगों के कौशल समृद्धि, यानी वही होता है ना पढ़े लिखे लोग और समृद्ध लोग, तथा उनकी समझ और क्षमताओं के विस्तार से है। किसी देश के लोगों को सामान्य श्रमिक से एक अधिक दक्ष और कुशल व्यक्ति के रूप में रूपांतरित करने हेतु उन्हें शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया को ही मानव पूंजी निर्माण प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, हम जो पढ़ाते हैं, किसी को ट्रेनिंग देते हैं, ये सारी चीजें मानव पूंजी निर्माण के अंतर्गत आती है। मानव पूंजी निर्माण देश के अगोचर संपत्ति जैसे कि ज्ञान, नैतिकता, बौद्धिक संपदा आदि का संचयन होता है। यद्यपि मानव पूंजी निर्माण से अगोचर संपत्तियां भी बढ़ती है, सॉरी, गोचर संपत्तियां भी बढ़ती है और अधिक व्यक्ति पूंजी का संचय कर पाने में समर्थवान भी हो जाता है, यानी वो ज्यादा पैसा कमा सकता है। परंतु मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया ना होकर उसका परिणाम है, ये क्या है? ये प्रक्रिया नहीं है, ये जो है पैसा जमा करना या फिर अगोचर संपत्तियों का बढ़ना, ये क्या है? परिणाम है। क्योंकि हमसे क्या पूछा है? प्रक्रिया क्या है? तो 2 और 4 जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी समृद्धि यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है? अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिकाधिक उपलब्धता और उपरोक्त सही। तो वैसे भी उपरोक्त सभी जब भी आता है तो 99% ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। 95 बोल देता हूँ, चलो 95% ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। और ये क्वेश्चन आपको पता ही है यूपी पीसीएस में आया भी हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समावेशी, अब देखो, समावेशी समृद्धि, समावेशी विकास। समावेशी विकास का आशय समाज के सभी वर्गों तथा संसाधन एवं सुविधाओं की पहुंच से है, अतः ए बी सी तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा नहीं कर सकता? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख। देखो, इन तीनों में कौन बढ़ रहा है? मानव बढ़ रहा है, पर इसमें क्या बढ़ रही है? आय बढ़ रही है।
और सतत विकास किसके ऊपर बात करता है? मानव के ऊपर बात करता है, प्रकृति के ऊपर बात करता है। तो इसीलिए ए जो है इससे हम कोई भी उम्मीद नहीं करेंगे। ए जो है समावेशित विकास को बढ़ाने में आशा इससे नहीं की जा सकती। समावेशित विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, समावेशित विकास इंक्लूसिव ग्रोथ समग्रता के साथ विकास की बहुआयामी अवधारणा है। इसमें बुनियादी सुविधाओं के सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता परिलक्षित होती है। इनके साथ गरीबी को कम करना इसका प्रमुख आयाम है। केवल राष्ट्रीय आय को ऊंची करना समावेशित विकास को बढ़ने की आशा नहीं की जा सकती है। हमें गांव, किसी कृषक, इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, यानी ये जो हमारी मार्केटिंग बढ़ती जा रही है इससे क्या फायदा हो सकता है? संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सही। ये यूपी पीसीएस के प्री के री एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मानव पूंजी तो हमें पता है, लेकिन ये जो विनियोग आ रहा है, मार्केटिंग आ रही है, इससे हमें क्या क्या फायदा हो सकता है? तो कुशलता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी और संसाधनों का समुचित प्रयोग भी होगा। तो मानव पूंजी को भी अन्य पूंजी के समान ही माना गया है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादकता में वृद्धि की ओर ले जाएगा, जिसका क्रमिक विस्तार निम्नलिखित है, यानी इस क्रम में होगा। पहले कुशलता बढ़ेगी, फिर संसाधनों का समुचित प्रयोग होगा, फिर उत्पादकता बढ़ेगी। तो पहले कुशलता बढ़ेगी। चलिए वहीं पर बात करते हैं अगर हम लोग किसकी, क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण यानी कौन सा पहला जो इकोनॉमिक सर्वे था में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया है? इनमें से कौन सा? तो ये एग्जाम 2015 में पूछा गया है, तो उसके हिसाब से 2011-12 ये हमारा ईयर है जिसके अंदर धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन, इसको हम लोगों ने क्या किया है, एक साथ नया अध्याय जोड़ा है। वर्ष 2011-12 में आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड जलवायु परिवर्तन यानी एनवायरमेंट चेंज का नवीन अध्याय जोड़ा गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना, सभी जिले के प्रभावी जिला योजना समिति संगठित करना, जन संसाधन पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, या फिर दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। तो हमसे क्या पूछा है कि समावेशी शासन, तो समावेशी शासन यानी इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। और इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये गरीबी हटाना, शिक्षा को बढ़ाना, इन सब पे ध्यान देता है। हमने यहाँ पर पढ़ा था समावेशित विकास के बारे में, क्लियरली पढ़ा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो जन स्वास्थ्य तो इसका पार्ट है, दोपहर का भोजन इसका पार्ट है। ठीक है, जरा एक और दो पॉइंट थे वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। प्रभावी जिला योजना है, लेकिन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करना, ये तो हमने ऊपर कहीं पढ़ा ही नहीं। तो ये हमारा लक्ष्य नहीं है, यानी कि 2, 3, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और सी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, समावेशी शासन से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शासन के द्वारा प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की जाए, सभी जिलों में प्रभावशीलता, जिला समितियों की स्थापना करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना, मध्याह्न भोजन की योजना को सशक्तिकरण प्रदान करना, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, दोपहर का भोजन, मिड डे मील की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे समावेशी शासन के अंग है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना समावेशी का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं? पहला दे रखा है स्व सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहित करना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्गों को उद्यमों को प्रोत्साहित करना समावेशित वृद्धि के लिए। इनमें से कौन सी चीज है जो कर सकती है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। तो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो क्या होता है, सिर्फ पैसों से मदद की जा सकती है, उससे रोजगार शिक्षा का कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे रोजगार बढ़ेगा और इससे क्या होगी, शिक्षा बढ़ेगी। तो ये दोनों जो है समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने के लिए सहायक साबित होंगे। तो केवल एक, दो और तीन, ये बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग सकता है, पर ये फिर हमारा गलत आंसर हो जाएगा। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये भी क्या करेंगे, ये भले रोजगार क्रिएट नहीं कर रहे लेकिन समाज में आर्थिक हेल्प तो कर रहे हैं। और जब आर्थिक हेल्प कर रहे हैं तो इसीलिए इसका करेक्ट रीजन 1, 2, 3 सारे ही हो जाएंगे।
सारे ही रीजन जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें हर तरह की इंडस्ट्री चाहे वो बिग लेवल की हो, मिड लेवल की हो, सबको प्रोत्साहित करना चाहिए, और शिक्षा का अधिनियम, यानी तीनों ही हमारे करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर? जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। समावेशित वृद्धि से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तक सभी संसाधनों के लाभ को समान रूप से पहुंचाने से है। विशेषकर इसका उद्देश्य निचले वर्गों पर विशेष ध्यान देने से है। विभिन्न वर्गों के मध्य आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को कम करना है। सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में स्व सहायता ग्रुप यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित देना प्रत्यक्ष रूप से सहायक हो सकते हैं। वहीं शिक्षा के अधिकार नियम को लागू करना यानी राइट टू एजुकेशन होने से वंचित तबके के बच्चों को भी शिक्षा ग्रहण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे, तदनुसार समावेशित वृद्धि को पोषित कर सकेंगे। तो यानी शिक्षा हो, इंडस्ट्री हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, सारे ही हमारे लिए जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि आर्थिक विकास का संबंध जननांकीय संक्रमण में निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। क्या है आर्थिक विकास के संबंध में? निम्न मृत्यु दर के साथ साथ निम्न जन्म दर, ये सही है। उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, या निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सही रहेगा, या कौन सी सीरीज सही रहेगी? सबसे अच्छी कंडीशन क्या है, उससे बुरी कंडीशन क्या है, उससे बुरी कंडीशन क्या है? ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेरे हिसाब से तो 3-1 यही होना चाहिए कि अगर निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, और निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न मृत्यु दर। पर ये आईएएस प्री का क्वेश्चन, और इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन था वो था हमारा 2-3-1। यानी सबसे पहली बात उच्च जन्म दर हो, उच्च मृत्यु दर हो, फिर होगा निम्न जन्म दर हो, निम्न मृत्यु दर हो, और फिर होगा, सॉरी, पहला होगा उच्च मृत्यु दर हो, उच्च जन्म दर हो, दूसरा निम्न मृत्यु दर हो, उच्च जन्म दर हो, और तीसरा निम्न मृत्यु दर हो, निम्न जन्म दर हो। ठीक है, तभी हमारी आर्थिक समृद्धि होगी। यानी पहले हम लोग इस कंडीशन में, फिर यहां से यहां पर आए, और फिर यहां से यहां पर जाए। आर्थिक विकास के संबंध में जननांकीय संक्रमण की 4 चरणीय प्रमुख विशिष्टताएं होती है। प्रथम चरण, राज्य में विकास की नीति निम्न स्थिति के कारण जन्म दर का उच्च होने के साथ साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है। यानी पहली चीज तो यही होती है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता है। फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा विकास करते हैं, तो हम लोग पहले जन्म को कम करने पर ध्यान नहीं देते, हम लोग मृत्यु पर कम करने पर ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जन्म दर उच्च रहेगी लेकिन मृत्यु दर क्या होगा, कमी आएगी। जब तीसरी अवस्था आएगी, तब जब राज्य विकसित हो जाता है, तो वहां पर शिक्षा भी आएगी, स्वास्थ्य भी आएगा, रोजगार भी आएगा, सब कुछ आएगा। ऐसे में अत्यधिक जनसंख्या के प्रति लोग सचेत होंगे, घर में इसके साथ साथ संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या बढ़ती, इसके बारे में सोचेंगे। तो इस टाइम पे क्या होगा, अब जन्म दर भी कम होगा, मृत्यु दर भी कम होगा। ठीक है, और चौथी स्थिति ऐसी आएगी जब जनसंख्या में स्थिरता आ जाएगी। तो सबसे पहली बात क्या होगी हमारी, यहां पर अगर मैं बोलता हूं डेथ रेट, बर्थ रेट, तो पहले क्या होगा, डेथ रेट भी ज्यादा होगी, बर्थ रेट भी ज्यादा होगी। फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगी कि डेथ रेट को हम कम करेंगे, बर्थ रेट ज्यादा होगी। अब जब लोगों के समझ में आ गया, शिक्षा विक्षा सब बढ़ने लग गई, तो ये दोनों ही क्या होंगी, कम होंगी, और उसके बाद हमारी जनसंख्या क्या होगी, स्टेबल हो जाएगी, हमारी पॉपुलेशन स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 जो कि सतत विकास था वो कंप्लीट होता है। मैं ये पीडीएफ का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही साथ मैंने चैनल पे ऑलरेडी चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी डाल दिए हैं, पूरे एक्सप्लेन करके डाल दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दे, ऑफकोर्स लाइक दे। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये देखना चाहिए तो प्लीज शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको लगता है कि मुझे सुधार करने की जरूरत है, कोई सजेशन है, कोई कंप्लेन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं जल्दी चैप्टर नंबर 4 के साथ आता हूं। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, बी हेल्दी, थैंक यू फॉर योर टाइम।